प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी लर्निंग जोन में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं का पाठ 6, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसकी विधा है कहानी। यह कहानी सिखाती है कि मेहनत कैसे की जानी चाहिए और मेहनत का भार कितना होता है, बजाय कि अहंकार और लालच के। तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी की व्याख्या। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। गरीब का पता है सबको, अनाथ जिसका कोई भी ना हो। वृद्धा का अर्थ होता है बुजुर्ग, बूढ़ा। बूढ़े की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अहाता होता है बेटा चार दीवारी के अंदर का जो स्थान होता है, उसे हम अहाता कहते हैं। तो ज़मींदार ने सोचा कि इस बूढ़ी की झोपड़ी को मैं हथिया लेता हूँ और इस बुढ़िया की झोपड़ी को भी अपने महल के, अपने जो मेरा महल है उसी के आंगन में मिला लेता हूँ। वृद्धा से बहुतेरा कहा। बहुतेरा का अर्थ होता है बहुत बार। वृद्धा, देखो वृद्ध होता है जो वो होता है मेल के लिए, जो मेल बूढ़ा व्यक्ति है, और वृद्धा होता है फीमेल के लिए, ठीक है। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वहीं बसी थी। वो तो कई सालों से वहाँ पर रह रही थी, ठीक है। और ये कह रहा है कि तुम अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लो। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था, ठीक है। वृद्धा का पति भी और पुत्र भी, दोनों की मृत्यु भी इसी झोपड़ी में ही हुई थी। पतोहू, पतोहू होता है उसके बेटे की जो पत्नी है, ठीक है, बहू। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो अभी 5 वर्ष की कन्या ही उस वृद्धा का सहारा थी, ठीक है। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध अवस्था में एकमात्र आधार थी, अर्थात जो इसकी पोती थी ये ही इस अवस्था में, वृद्धावस्था मतलब बूढ़े होने की उम्र में, इस उम्र में यही पोती उसका एक सहारा थी। आधार मतलब क्या है यहाँ पर? सहारा। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति मतलब पहले की स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। मृत प्राय का अर्थ होता है मरने के पास पहुंच गई थी, अर्थात कि जैसे ही उसको पता चला कि जो श्रीमान ज़मींदार हैं वो चाहते हैं कि उसकी झोपड़ी को वहाँ से हटा दिया जाए, तो वो मरने के बिल्कुल करीब पहुँच गई थी, अर्थात हम कहते हैं ना कि तो मरने वाला है, ऐसी स्थिति पर आ गई थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी, ठीक है। कि उसके बच्चे वहाँ हुए, पले बड़े, उसके पोते पोतियाँ वहाँ हुए और उसके पति और पुत्र की मृत्यु भी वहीं हुई। तो उस झोपड़ी से उसका बड़ा लगाव था और वो चाहती थी कि वह उस झोपड़ी को तभी छोड़े जब उसकी मृत्यु हो, उससे पहले वो उस झोपड़ी को नहीं छोड़ना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। प्रयत्न मतलब श्रीमान ने जितने जितने प्रयास किए, कोशिशें की कि इस बुढ़िया को यहाँ से हटाया जाए, वो निष्फल हो गए। निष्फल का अर्थ होता है कि वो फेल हो गए, असफल हो गए। तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। बाल की खाल निकालना अर्थात कि छोटी मोटी बात को भी बहुत बढ़ा कर उन्होंने क्या किया, केस कर दिया। और केस में भी उसने क्या किया, जो वकीलें हैं उनकी जेब गरम करी, थैली गरम करी, अर्थात उनको रिश्वत दी। और रिश्वत देने के पश्चात उसने उस झोपड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और वृद्धा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी, ठीक है। अनाथ तो थी, उसका कोई है तो है नहीं था, तो अपनी पोती को लेकर वो आस पड़ोस में किसी के घर पर जाकर रहने लग गई। फिर क्या हुआ,
एक दिन की बात है, श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। टहलना मतलब घूम रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। वो बता रहे थे क्योंकि अब अहाता बनाना, उन्होंने चार दीवारी खड़ी करनी है, तो लोगों को काम बतला रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो। इतने में वही बुढ़िया वापस आ गई और उसके हाथ में एक टोकरी भी थी। तो श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटाओ। श्रीमान ने क्या कहा कि इसे यहाँ से हटा दीजिए। फिर क्या हुआ, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। कहती है कि महाराज ये झोपड़ी तो आपकी है, आपने केस जीत लिया है ना, और केस के बाद ये झोपड़ी तो आपकी अपनी हो गई है, तो मैं इस झोपड़ी को कैसे ले सकती हूँ, परंतु मेरी एक विनती है, प्रार्थना है। तो जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है ना। लगाव होता है बेटा अपने घर से, तो उस पोती को भी अपने घर से बड़ा लगाव था। तो कह रही है कि जब से ये झोपड़ी हमसे छूट गई है, आपने छीन ली है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना भी छोड़ दिया, वो कुछ खा पी नहीं रही है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ठीक है, क्या सोचा है बुढ़िया ने इसका उपाय? बुढ़िया ने यह सोचा कि इस झोपड़ी से कुछ मिट्टी ले लेती हूँ इसके अंदर से, और मिट्टी लेकर उसका एक चूल्हा बना दूंगी जिस पर खाना पकाया जाता है, उसी पर खाना पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह खाना खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। स्मरण मतलब होता है याद आने लगी उसको पुरानी बातें, कि कैसे उसके बच्चे यहाँ पर बड़े हुए, कैसे उसके पति की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी, कैसे वो यहाँ पर खाना पकाती थी, सबको खिलाती थी। बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हमारी अपने घरों से। तो उसको भी बहुत याद आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, अर्थात वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को, आंतरिक दुख मतलब अपने अंदर दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। ठीक है, उसने अपने आप को संभाला और टोकरी को मिट्टी से भरा और भरकर अपने हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूँ। हम कहते हैं ना किसी को कि मेरा थोड़ा सा सहारा लगवाइए, इस चीज़ को मैंने अपने सिर पे रखना है। तो ऐसे ही उसने किसी और को नहीं कहा, सीधा श्रीमान जमींदार को ही कहा कि श्रीमान कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए ताकि मैं इसे अपने सिर पर रख लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए कि मुझे बोल रही है, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने खुद से ही टोकरी उठा ली। फिर क्या हुआ, ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, अर्थात वो टोकरी बहुत भारी लगी उन्हें और वो उस टोकरी को उठाने में असमर्थ थे, उठा ही नहीं पा रहे थे। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं इस टोकरी को उठाऊं। सारी की सारी उन्होंने ताकत लगाई और उस टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ना हुई, ऊंची ना हुई, अर्थात बिल्कुल भी नहीं उठी। वो बहुत भारी लग रही थी उसे। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। अब ये टोकरी क्यों नहीं उठाई जाएगी? क्योंकि इस टोकरी में क्या भरा है?
इस टोकरी में एक मिट्टी ही नहीं बल्कि स्नेह भरा है बुढ़िया का अपने परिवार के प्रति। इसमें मेहनत भरी है जो कि बुढ़िया ने अपने परिवार के लिए की थी। इसमें प्यार भरा है ना। और प्यार, सच्चाई, मेहनत, स्नेह, ये सब के कारण वो टोकरी भारी हो चुकी है। जबकि जो श्रीमान जमींदार है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है अहंकार, है ना, झूठापन। उसने झूठ बोला था ना, बेईमानी की थी उसने नोट देकर वकीलों को, और वो झोपड़ी को हथिया लिया था, किसी का हक मारा था उसने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिखाया गया है टोकरी के माध्यम से? यह सिखाया गया है कि जो मेहनत का फल होता है वो बेईमानी से कहीं ज़्यादा भारी होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, बेईमानी है जो वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। तो फिर क्या हुआ, जब उसने कहा कि ये टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी, यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हूँ, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, है ना। जमींदार साहब भूल गए थे कि उसके पास धन तो है, और धन से वो गर्वित था, अर्थात अहंकार तो आ गया था उसमें, लेकिन अहंकार के वश में आकर वो अपने कर्तव्य को भूल गया था कि उसका ये फर्ज बनता है कि उसी के गांव के गरीबों की वो मदद करे। पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। जब उस बुढ़िया वृद्धा ने यह कहा कि आपसे तो एक टोकरी नहीं उठाई गई, हजारों टोकरियां कैसे उठा लोगे, कैसे इतना बोझ उठा लोगे हम लोगों का? तो उसकी आंखें खुल गई, उसको आभास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। कृतकर्म मतलब किए गए काम का पश्चाताप अर्थात पछतावा करके उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। कहता है कि माँ मुझे माफ़ करो, मैं अहंकारवश ये गलत काम कर बैठा, आप कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी झोपड़ी को ससम्मान मैं आपको जो है लौटाता हूँ। तो यह थी एक छोटी सी कहानी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई थी, और माधवराव सप्रे ने यह सिखाया है कि अहंकार के बोझ के नीचे ना दबें, बल्कि सम्मान और अच्छी ज़िंदगी जीने में ही अपने ज़िंदगी को सार्थक बनाएं। लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो आइए उनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का नाम उल्लेखित है। शुरू में जब कहानियाँ शुरू हुई थी तो उसमें एक टोकरी भर मिट्टी का उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से ही हिंदी में आए थे। इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रेरणा दी थी, उत्साहित किया था कि आप हिंदी के बारे में लिखो, हिंदी में कविताएं, कहानियाँ का सृजन करो। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में भी अनुवाद किया। कि जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने एक ग्रंथ लिखा था गीता रहस्य, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया मराठी से। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियों केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उड़ते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनाकर अटके हैं। अर्थात कि यह जो है मिट्टी से जुड़े हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे समाज में जीने के लिए हमें जो है कई बार हमारा नामुमकिन सा कर देती हैं समाज में रहना। उन प्रचलित कुप्रथाओं पर जो है यह एक व्यंग्य भी किया गया है इनके द्वारा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने मित्रों में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कहानी से जुड़े भाव को समझें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पाठ में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।